हम लोगों ने कल पार्ट्स फंक्शंस देख लिए थे। अब अपने को बचा था कौन सा, मायोपिया वाला और हाइपरमेट्रोपिया भी हमने कंप्लीट किया था। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे, है ना, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए तो ऐसा है, सबसे पहला है नेम, ये पॉइंट्स है। पहला वाला है नेम, क्या बुलाते हैं इसको अपन, नियर साइटेडनेस, और ये फार साइटेडनेस। इसके अंदर क्या बोल सकते हैं अपन, पास का दिखता दूर का नहीं दिखता, है ना। दूसरा आएगा डेफिनेशन, कैन सी नियर बाय, है ना, और कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर कैन सी डिस्टेंट, कैनॉट सी नियर बाय। फिर आता है तीसरा पॉइंट इमेज, इसमें इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इसके अंदर बिहाइंड रेटिना, ठीक है। फिर चौथा है रीजन, रीजन में दो रीजन थे हमारे पास में, एक है फोकल लेंथ का और एक है आई बॉल का। मायोपिया में क्या होता, कर्वेचर वाला पार्ट दिया कि फोकल लेंथ दी आपको, तो कर्वेचर या कर्वेचर ही लेते फिर अपन। पहले एक आई बॉल ले लो आप, इसमें क्या होगा इलोंगेशन, और इसमें क्या होगा बिकम्स स्मॉल। अब इसमें आते हैं कर्वेचर के लिए, इसमें बोलेंगे एक्सेसिव कर्वेचर, और इसके अंदर इसमें हाइपरमेट्रोपिया में क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है ना। क्या दिया है फोकल लेंथ के बारे में, मोर बोल देंगे, फोकल लेंथ बिकम्स लॉन्ग, ऐसा लिखते बस। फिर बाद में हो गया अपने पास सिक्स्थ वाला करेक्शन, करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस, और इसमें सो वी हैव अराउंड 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। साथ ही साथ इसके अलावा एक और आ जाएगा डायग्राम अपना जो है वो, अगर आप देखो तो मायोपी का है हाइपरमेट्रोपी का है, दोनों अलग अलग है। नॉर्मल आई जो है दोनों के लिए सेम है, और करेक्टिव आईज जो है दोनों के लिए अलग अलग है, ठीक है। अब ये मैंने अलग से आपको रखे हैं मेरे पास में, मैं नोट्स आपको दे दूंगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट्स है। फिर भी आप एक बार जो है पॉइंट्स जो है वो लिख लो, और डिफरेंशिएशन जो है वो आप लिख के लेके आना, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए 6 पॉइंट्स है डिफरेंशिएशन के हमारे, जिसमें से मेजर याद रखना वाला पॉइंट कौन सा है हमारे पास में, इमेज, आईबॉल, करेक्शन और ये नेम। ये 4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये 4 चीजें आपने याद रखी तो आपके लिए जो है बाकी सारी चीजें आसान हो जाती है। बोलो, नियर पॉइंट पास में क्या हुआ, क्या बोल रहे, रेटिना से अपन नियर पॉइंट अपने लेंस से लेंगे, जहां से रिफ्रैक्शन होगा वहां से, है ना।
डिफ्रैक्शन जो है वो लेंस से होता है अपने पास में, तो अपने पास अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होता है। तो अपना जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वहां से ही मेरे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा कभी भी। नियर पॉइंट इज माय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी आप जब कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस करते हो वो समय पे भी क्या होता है कि जब अपने को कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस कनेक्टिव लेंस लेना पड़ता है तो वो समय पे अपन कोई एक केस पे 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस कुछ भी लेते हैं तो इट इज फ्रॉम लेंस। ठीक है, एकदम से कैसे क्या आ गया ये? स्कूल में डिस्कस हुआ क्या? अच्छा, चलिए आगे। इसके बाद में आता है प्रेस बायोपिया। आपसे पॉइंट्स लिख लो, डिफरेंशिएशन आपने लिख के लाना। ठीक है, पहले आपने सारे डेफिनेशंस लिखे, पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में लिखा, और अब जो है आप पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन लिख रहे हो। आप पॉइंट्स जो है उसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन लिख करके लेके आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते। इसके आगे आते हैं हम लोग प्रेस बायोपिया पे। प्रेस बायोपिया हम लोग क्या बोल रहे थे कि भाई जैसे जैसे एजिंग होता है तो पास का और दूर का दोनों भी दिखना जो है वो कम हो जाता है ना। उसमें नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों ही गड़बड़ हो जाती है। इसमें और एक ले सकते हैं आप, नियर पॉइंट और फार पॉइंट का। नियर पॉइंट फार पॉइंट में क्या है, मायोपिया में क्या होता, पास का दिखता दूर का नहीं दिखता, मतलब कि फार पॉइंट जो है वो इंफिनिटी से कम हो जाता, और हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट थोड़ा सा दूर हो जाता। नियर पॉइंट इंक्रीज और फार पॉइंट डिक्रीज। इसके अंदर क्या हो जाएगा, मायोपिया में फार पॉइंट डिक्रीजेस और हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, एक 7 पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आप लिख दो उसमें, नियर पॉइंट फार पॉइंट कॉमा करके। ठीक है, चलिए आगे। चलो, अब प्रेस बायोपिया जो हम बोल रहे हैं कि पास का दिखता नहीं दूर का दिखता नहीं वाला पार्ट है। अब देखो, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का मिक्सचर हो गया। मायोपिया में कौन सा लेंस यूज कर रहे थे आप, कॉनकेव, जिसमें आपको पास का दिख रहा है दूर का। अब यूजुअली ऐसा होगा कि अगर आप दूर का देखना चाहते हैं कुछ भी तो आपकी आंखें जो है नजरें ऊपर रहेंगी कि नीचे रहेंगी, ऐसा हॉरिजॉन्टल में ऊपर रहेंगी। और अगर कुछ पास का देखना है आपको, मतलब ऐसे पास का, तो रीडिंग करना होगा आपको। मेजरली पार्ट हम ये बोल सकते हैं कि पास का मतलब रीडिंग, वन ऑफ दोस थिंग्स। तो रीडिंग के लिए आपकी नजरें ऐसे ऊपर रहेंगी कि नीचे, तो इस हिसाब से ही वो लेंस का बनावट बनाया गया है। प्रेस बायोपिया को करेक्शन के लिए जो लेंस है वो हाफ कॉनकेव हाफ कॉन्वेक्स है। ठीक है, एक बार पेपर में पूछा था, हाफ कॉनकेव हाफ कॉन्वेक्स में क्या है, अपर हाफ कॉनकेव है और लोअर हाफ कॉन्वेक्स। तो जो हमारे पास में बनता वो ऐसा, अपर हाफ कॉनकेव और लोअर हाफ कॉन्वेक्स। तो इसमें क्या है कि अगर अपन कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं, ये इधर से दूर का ऑब्जेक्ट है ना, तो उसके हिसाब से अपने को फिर ऊपर देखेंगे अपन ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट से देखेंगे तो हमारे पास में जो है वो कॉनकेव, और फिर रीडिंग के लिए चाहिए तो कॉन्वेक्स का अपन यूज करेंगे। अब यही पहले क्या होता था, इधर क्या, ऐसे होते थे लेंसेस पहले। इसके पहले तो दो अलग अलग स्पेक्टेकल्स होते थे यूज। अब ये है, अब इसके अंदर मेरे को पता चलेगा ये कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स, पास में देखना है ना आपको, और ये बड़ा वाला जो है वो इस तरीके से आपके पास में आता था। ठीक है, बट अब जो है वो ऐसा ही हो गया अपने पास में। इस टाइप के लेंसेज जो है वो किस में आ गए, लेंस मतलब अपना जो चश्मा है, चश्मे के अंदर बन के ही उस हिसाब से आ जाते, बनावटी वैसे बन जाती, अपर हाफ और लोअर हाफ। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया किससे होता है, रीजन क्या है प्रेस बायोपिया का, एजिंग। सिलियरी मसल्स जो है वो थोड़े से क्या हो जाते, वीक, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल से प्रेस बायोपिया होता है मेजर। प्रेस बायोपिया का रीजन बोलेंगे तो आप बोलेंगे वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। क्या होता है इसके अंदर, व्हाट हैपन्स, तो अपने पास में जो है दूर का और पास का दोनों नहीं दिखता,
है ना, कैनॉट सी नियर बाय एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली का मतलब क्या होता है, हाँ, एकदम शार्प इमेजेस फॉर्म होकर के अपने को नहीं समझ में आती। तो इसमें जो लेंस है वो कौन सा यूज करेंगे, करेक्टिव लेंस, हाँ, हाफ कॉन, नहीं वो वाला नहीं है, हाफ कॉनकेव अपर वाला, अपर हाफ कॉनकेव है और हाफ कॉन्वेक्स लोअर वाला। लोअर वाला जो पार्ट है वो हाफ कॉन्वेक्स, अपर वाला पार्ट जो है वो हाफ कॉनकेव। इसके अलावा जो आपको पता है वो कौन सा है, इसके अलावा जो आता है वो होता है वो कैटरैक्ट का ऑपरेशन जो होता है ना, जिसमें आप बोलते हैं मोतिया बिंदु। इसमें क्या होता है, ब्लरी विजन हो जाता, किसके वजह से, कॉर्निया के सामने जो एक फिल्म तैयार होती, वो फिल्म जो है वो जाली की जैसी धीरे धीरे तैयार होती, व्हाइट फिल्म जिसको बोलते हैं अपन, व्हाइट फिल्म धीरे धीरे तैयार होना चालू हो जाती है, तो दिखना जो है वो बंद हो जाता है। पहले पहले विजन ब्लरी होता है, फिर बाद में विजन खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जो है कैटरैक्ट का ऑपरेशन करना पड़ता है, वो भी एज के हिसाब से ही होता है। इसीलिए कैटरैक्ट के जो है ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे आप देखेंगे कैंप लगते हैं। क्यों? क्योंकि काफी सारे लोग हैं, मतलब 90% केसेस है ऐसे कि जिसके अंदर कैटरैक्ट का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अगर वो करना ही पड़ेगा वहां पे, तो बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं कि उनको इतना अफोर्डेबल नहीं रहता, इसलिए फ्री कैंप्स लगते हैं कई जगहों पे जहां पे कैटरैक्ट के ऑपरेशन फ्री में भी होते हैं। तो कैटरैक्ट जो है वो किसकी वजह से है हमारे पास, जो अपने पास बोलेंगे कि व्हाइट फिल्मी लेयर है जो सामने बनती है, कहां पे, कॉर्निया, तो अपने को विजन जो है वो ब्लॉक हो जाता है या ब्लरी हो जाता है और कुछ समय के बाद में विजन ही खत्म हो जाता है। ये हमारे पास प्रेसबायोपिया डिफेक्ट है, जिसके अंदर वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स की वजह से दूर का और पास का दोनों का नहीं दिख रहा। क्लियर? चलो, अब आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है ये अपर हाफ और कॉन्वेक्स का और लोअर हाफ। आप निकालो टेक्स्ट बुक तो आपको दिखेगा, आपका जो पूरा का पूरा पार्ट है प्रेसबायोपिया का जो यहाँ पे है, वहां पे एकदम आखिरी के जो पैराग्राफ है उसके अंदर दिया हुआ है ना, लास्ट में से तीसरा या चौथा स्टेटमेंट होगा, रीड करके आए। Common type of bifocal lens consists of both concave and convex lens. The upper portion consists of concave lens. It facilitates distant vision. The lower part is convex lens. It facilitates near vision. अपर हाफ जो है वो कॉनकेव है, लोअर हाफ जो है वो कॉन्वेक्स है। अपर हाफ जो है वो डिस्टेंट विजन के लिए फैसिलिटेट करता है, लोअर हाफ जो है वो नियर बाय विजन के लिए फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट था पहले ह्यूमन आई। अब इसके बाद में आता है कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड के अंदर फिनोमिना है अलग अलग। सबसे पहला जो फिनोमिना है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर भी क्या है, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट्स का दो अलग अलग है। पहला है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इसके दो पार्ट्स है। पहला केस है इसमें मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, क्रोमैटिक बेसिकली क्रोम जो है वो कलर के लिए रिप्रेजेंट करता है, मोनो मतलब सिंगल के लिए। तो हम बोलते हैं सिंगल कलर अगर लाइट रे अगर आता है, ये मेरा प्रिज्म है, अगर ये सिंगल कलर का लाइट रे आता है तो इट विल रिफ्रैक्ट एंड देन इट विल इमर्ज। इट विल फर्स्ट रिफ्रैक्ट एंड देन इट विल इमर्ज। अब इसमें देखा जाए तो लाइट रे कैसी जानी चाहिए थी, लेकिन गई नीचे। इसको पीछे अगर एक्सटेंड करें तो ये जो है पार्ट उसका क्या है, डेविएट हो गई है। क्या हो गया है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, एक ये इकलौता एंगल ऐसा है जिसको नॉर्मल के साथ नहीं गिना है, बाकी सारे एंगल नॉर्मल के साथ ही गिने जाएंगे। जैसे कि यहां पे अपन बोल रहे परपेंडिकुलर है ना इसको, तो ये एंगल ऑफ और फिर ये एंगल ऑफ, ठीक है। अब ये मेरे पास में इधर नीचे बेस हो गया, समझ लो ये ए बी और सी। अब इसमें क्या होता है, कई बार वो लोग जो है डायग्राम को रेज उल्टे बना के दे देते और एमसीक्यू में पूछते और नाम जो है वो दे देते कुछ भी पी क्यू आर एस, और फिर बताते कि भाई बोलो पी का मतलब क्या, क्यू का मतलब क्या, आर का मतलब क्या, एस का मतलब। या फिर सिर्फ 2 मार्क के लिए डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म।
तो आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के नीचे फिर सब कुछ लिखना है। लिखना कैसे है, फिर आप ये रेज को नाम देने पड़ेंगे, पी क्यू आर एस। आप बोलेंगे पी क्यू इज इंसिडेंट रे, क्यू आर इज रिफ्लेक्टेड रे, आर एस इज इमर्जेंट रे। फिर वो बोलेंगे बताओ कि सीक्वेंस कैसा होगा उसका, पी क्यू क्यू आर आर एस। अब अगर यही डायरेक्शन अगर उल्टा कर दिया अपन ने तो आर एस क्यू एस पी क्यू उल्टा हो जाएगा। अब यही अगर अपन बात करते हैं व्हाइट लाइट के लिए, इसके लिए तो ये चीजें बदल जाती है। व्हाइट लाइट में क्या होगा, स्प्लिट, स्कैटरिंग नहीं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग दूसरा है, ये फिलहाल स्प्लिटिंग है। ये क्या हो रहा है, जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होता है ना। तो 7 डिफरेंट कलर्स में जब स्प्लिट होता है तो वो विबग्योर के फॉर्म में आता है, आपको याद होगा, सबसे नीचे में वायलेट, सबसे ऊपर में रेड। तो यहां से ही हमें वो समझ में आया चीज कि भाई सबसे कम डेविएशन जो है वो किसका होता है, रेड का होता है, और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वायलेट का। सबसे कम डेविएशन रेड का है, मतलब रेड लंबा चलेगा, मतलब रेड लंबा चलेगा। उसके अंदर जब देखा तो मालूम पड़ा कि भाई रेड जो है उसका वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है और इसका वेवलेंथ जो है वो कम है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा है तो इट विल ट्रैवल मोस्ट एंड डेविएट लीस्ट। तो इसमें क्या होता है, रेड जो है वो ट्रैवल्स मोस्ट एंड डेविएट्स लीस्ट। अब जब मैं बात करता हूं ट्रैवल्स मोस्ट एंड डेविएट्स लीस्ट, इसका मतलब इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। कहां कहां, सबसे पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स, उसमें जो स्टॉप वाला सिग्नल है वो किसका है, एम्बुलेंस, रेड है ना, डेंजर, खतरा 420 वोल्ट है ना, वो भी किसमें रहता है, रेड में। उसके अलावा अगर आप कभी देखिए तो बहुत जगह पे रेडियम जो चिपकाते हैं ना रोड पे, वो भी जो है काफी जगह पे रेड में रहते हैं, क्योंकि रात को जब आप लाइट चालू करेंगे तो रेडियम में से लाल वाला जो कलर है वो ज्यादा दूर तक के अपने को दिखता है, ट्रैवल करता है। वो छोड़ दो, कोई भी पिक्चर देखिए आप, हर एक मूवी के सीन में अगर समझ लो ऐसा है कि वो ट्रेन रुकाना है तो कोई एक हीरोइन आ जाती है वहां पे और बराबर वो रेड ही कुछ पहन के, रेड फ्लैग उसको रहता है नहीं, वहां पे 2-3 मिनट का सीन बनाना पड़ता है वहां पे, तो वो क्या करते, वो वहां पे वो हीरोइन आती, वो बराबर वो टाइम पे कुछ ना कुछ रेड पहन के आते और फिर वो स्टॉप करके सिग्नल बताते। वहां पे भी रेड यूज करता है ताकि दूर से दिखे, बराबर। तो उसके अलावा हमारे पास में और एक चीज है जो रेड के लिए हम लोग यूज करेंगे। ये फिलहाल हमने जो देखा ये क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट कलर्स, ठीक है। अब ये जो बताया गया था इसके अंदर फिर क्या हुआ, जब अब ऑब्वियस है कोई भी अगर इसके बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि भाई हमको ये बता दिया किसी ने, आपने बोला ऐसा, हमने जो है एक व्हाइट लाइट डाली तो 7 कलर बाहर आ गए, ठीक है, तो वापस एक प्रिज्म रख देते, तो वापस से प्रिज्म रखेंगे तो फिर से क्या होना चाहिए, व्हाइट लाइट आना चाहिए, बराबर। या फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होता था कि एक काम करते, एक प्रिज्म और लगाते यहाँ पे, क्या मालूम इसके अंदर और 7 कलर निकलते होंगे, तो क्या पता, हर एक के डिफरेंट कंपोनेंट्स निकलते होंगे। सो देयर वर टू मेनी क्वेश्चंस अराइजिंग ओवर देयर। अब ये जो चीजें है ना, हो सकता है कि और भी कलर्स हो, हमें शायद पता नहीं। हम फिलहाल में जो देख रहे हैं वो हमारे लिए जो विजिबल है वो पार्ट देख रहे हैं, जो पार्ट विजिबल है वो नहीं देख पा रहे। तो ऐसे कई सारे ऑब्जर्वेशंस करते करते समझ में आया कि भाई अगर आप एक दूसरा प्रिज्म ऐसा ही उल्टा रखते हो तो ये जो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट हो जाता है। क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट होता है। दिस वाज गिवन बाय आइजैक न्यूटन। सीधा रखे तो नहीं हो रहा था, उल्टा रखे तो हो रहा था। सीधा रखे तो वो अपने को व्हाइट लाइट नहीं दे रहा था, स्प्लिटिंग करके बाहर जो 7 डिफरेंट कलर्स है वो थोड़े से शार्प नहीं मिल रहे थे जितने शार्प पहले मिलते थे। अलग अलग तरीके से लगा के देखा तो मालूम पड़ा रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या करना है, एक सीधा प्रिज्म और दूसरा वाला उल्टा प्रिज्म। और जब हम बात करते हैं प्रिज्म के लिए तो ये जो पार्ट है हमारा, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन सा है, स्प्लिटिंग ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स फ्रॉम व्हाइट लाइट। इसको क्या बोलते हैं आप, डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये जो 7 कलर आपको दिख रहे हैं, ये जो बैंड ऑफ कलर्स है, इसको क्या बोलते हैं आप,
स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको आप? सो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इज डिस्पर्शन, बट द बैंड ऑफ कलर्स विच इज विजिबल इज स्पेक्ट्रम। और ये जो स्पेक्ट्रम है, दिखता हुआ स्पेक्ट्रम है, इसके लिए बोलेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम, है ना। ये हमारे लिए विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसमें हम लोग 7 डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। तो क्या बाकी कलर्स एग्जिस्ट नहीं करते? क्या करते होंगे, लेकिन हम लोग फिलहाल यहां बात कर रहे हैं किसके लिए? 7 कंपोनेंट जो अपने हैं व्हाइट लाइट के, जो हमें विजिबल है, तो हम बोलेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। और फिर दूसरा, अगर उल्टा प्रिज्म लगा दिए तो क्या हो जाएगा? व्हाइट लाइट बाहर आएगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अब अगर रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट आपको 2 मार्क के लिए आता है तो आप कैसे उसको बताएंगे और कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बताना पड़ेगा, फॉर द फर्स्ट प्रिज्म व्हाइट लाइट is split into 7 different colors, yeah, gets split into 7 different colors, and second prism is an inverted prism kept in front of it. Now the 7 different colors will recombine to form a white light. तो आपको दोनों के बारे में बताना है, जिसमें पहला वाला सीधा है और दूसरा वाला इन्वर्टेड है, तो ये वर्ड इन्वर्टेड वहां पे यूज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? पक्का? तो हमने जो अभी देखा वो क्या देखा? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, एक मोनोक्रोमेटिक बीम का देखा और एक व्हाइट लाइट का देखा। मोनोक्रोमेटिक में नॉर्मल एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा था हमें, और फिर इसके अंदर जो है हम लोग बोल रहे थे कि व्हाइट लाइट स्प्लिट होता था 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर। उसमें ये पता चला कि रेड जो है सबसे कम डेविएट होता है और वायलेट जो है सबसे ज्यादा डेविएट होता है। अब जो कल आपने लाके देना है मुझे, क्या सबसे पहला पार्ट मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट का डायग्राम टेक्स्ट बुक में दिया है एज इट इज। लाइट का रिफ्रैक्शन विथ लेबलिंग, रिफ्रैक्शन विथ लेबलिंग, प्रॉपर लेबलिंग के साथ। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, वो सब कुछ। दूसरा है डिस्पर्जन का डेफिनेशन, तीसरा है स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन, और फिर चौथा है रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट का डेफिनेशन। रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट का डेफिनेशन। डन? ये 4 चीजें आपने लिख करके लानी है, ठीक है, अलॉन्ग विद डायग्राम। पक्का? अब इसके बाद में जो अगला फिनोमिना आता है हमारे पास में, अब जैसे हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की, तो जो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है हमारा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कौन सा है नेचुरल स्पेक्ट्रम? वाटर, रेनबो फॉर्मेशन। वाटर नहीं है, वाटर के थ्रू प्रोसेस होगा। हाँ, वाटर विल एक्ट एज अ प्रिज्म। और नेचुरल स्पेक्ट्रम कौन सा है? रेनबो। नेचुरल स्पेक्ट्रम जो है वो हमारा कौन सा है? रेनबो। इसमें क्या होता है? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज प्रिज्म, जिसके थ्रू क्या होने वाला है? हमारा रिफ्रैक्शन होने वाला है और स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट होने वाला है। अगर अपन देखिए तो उसमें होता क्या है एग्जैक्टली, हम ऐसा बोलते हैं कि ये हमारा एक पानी का वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। अब यहां से हमारे पास में व्हाइट लाइट आया, फिर इधर से हो गया स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। अब कुछ लाइट जो है वो बाहर चले जाएगा, कुछ जो चले जाएगा बाहर, और कुछ जो है वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ जो है वो अंदर ही अंदर क्या होगा, और फिर ये रिफ्रैक्ट होगा वापस बाहर। ये क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा बाहर वापस। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से स्टेप्स है देख लो। ये पहला स्टेप यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, ठीक है।
ये दूसरा पार्ट है, यहां पे क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या हो रहा है, तीसरा पार्ट यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो ये 3 स्टेजेस में मेरे पास रेनबो फॉर्म होगा। अब आप एक बात समझ लो, कई बार आपको सुनने में आता एक शब्द है जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर शायद बताया आपको तो पता नहीं, बट ये जो वर्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और TIR, इसका मतलब क्या होता है मैं वही बता देता हूं। हमें पता है कि भाई जब कोई भी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। मान लो ये ऐसा जा रहा है और ये इधर हो गया, अब ये और अपन ने इसका एंगल बढ़ाया तो डायरेक्ट इधर आ गया, और एंगल बढ़ाया तो वो अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट कर लेगा, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे वो नहीं है, यहां पे क्या है मालूम है, यहां पे हमारे पास कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होकर के बाहर यहां पर भी जा रहा है और कुछ अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बोल रहे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक शब्द ही अलग है और पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। अगर कभी एमसीक्यू में आता है कि विच ऑल फिनोमिना आर देयर इन रेनबो फॉर्मेशन, तो एक है इंटरनल रिफ्लेक्शन तो है ही, रिफ्रैक्शन भी है और स्प्लिटिंग मतलब डिस्पर्जन है। तो पहला स्टेज है डिस्पर्जन, दूसरा है इंटरनल रिफ्रैक्शन और तीसरा है रिफ्रैक्शन। इसी को अपने को एक्सप्लेन करना है। हम क्या बोलेंगे रेनबो फॉर्मेशन के लिए, पहला जो आपका रहेगा स्टेटमेंट दैट इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन कि रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। दूसरा पॉइंट आएगा टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज ए प्रिज्म। रेनबो इज फॉर्म्ड इन 3 stages as given below. Stage 1, the white light will get split into 7 different colors called as dispersion. Stage 2, internal reflection. Stage 3, refraction. And hence now we can see the rainbow being formed. और वो जो है वो हमेशा अपोजिट साइड ऑफ सन फॉर्म होता है। ये अपने को दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, अपने को लाइन टू लाइन देखेंगे तो 4 से 5 स्टेटमेंट में पूरा कंप्लीट किया है ना। रीड करेंगे एक बार। हाँ, It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. opposite to sun, ठीक है। The water droplets act as small prisms. They reflect and disperse the incident sunlight. ठीक है, Then reflect it internally and finally reflect it again when it comes out of the raindrop. Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reach the observer's eye. उन्होंने क्या बोला है, ये स्टेजेस में बताया। अपने को आंसर लिखना है अच्छे से, तो अपन ने क्या बोलना है, रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम विच कैन बी सीन आफ्टर अ रेन शावर। इट इज ऑलवेज सीन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सन। फिर तीसरा है, वी कैन सी द रेनबो बीइंग फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग 3 stages. Stage 1, white light gets split into 7 different colors called as dispersion. Stage 2, internal reflection. Stage 3, refraction. As given in the diagram, we can see the light ray is going to reach the observer's eye so that he can see, or the observer can see the different colors. है समझ में? वो बहुत कम है और वो जो है आगे और वाटर ड्रॉपलेट्स है अपने पास में, तो वो निकल के प्रॉपर आते नहीं। ये जब जाता ना, आप देखो तो हर बार बारिश होती तो क्या दिखता कि अपने को रेनबो नहीं, तो वो बाहर निकल जाता जब तो नहीं दिखता। ये जो पार्ट जब बाहर निकलेगा तो उसके लिए पहले तो क्या है, ये बराबर इंसिडेंट होना चाहिए तभी वो प्रॉपरली डिस्पर्स भी होगा, वरना वो डिस्पर्स भी पूरा नहीं होगा। कम ज्यादा डिस्पर्स होता है, इसलिए कई बार क्या होता है कि हमको रेनबो का जो फॉर्मेशन दिखता है तो उसके अंदर कुछ कलर्स दिख पाते, कुछ कलर्स नहीं दिखते, है ना। तो वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट एंगल, ये जो एंगल है यहाँ पे कौन से एंगल पे इंसिडेंट है रे, उस पे भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है। उसका भी एक एंगल है जिसके ऊपर अगर वो इंसिडेंट रहेगा तभी जाके हमें रेनबो फॉर्मेशन मिलता है, वरना हर बार मिलता। ठीक है, अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन आपने जोड़ना है, रेनबो फॉर्मेशन आप लिख करके लाके देंगे। कैसे लिखना है आपको पता है। पहला पॉइंट क्या है आपका, डेफिनेशन किसका, कि रेनबो फॉर्मेशन मतलब रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम विच इज ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर रेन शावर। दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। फिर तीसरे पॉइंट के अंदर 3 स्टेजेस बनाएंगे, पहला स्टेज डिस्पर्शन, दूसरा स्टेज रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरा स्टेज रिफ्रैक्शन, एंड हेंस इट रीचेस टू ऑब्जर्वर्स आई। दैट्स इट।
तो होमवर्क के लिए अपने पास में आज क्या क्या है, एक पहला था मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, फिर बाद में डिस्पर्जन, फिर स्पेक्ट्रम, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट एंड रेनबो फॉर्मेशन। ये 5 चीजें जो देखी अपन ने। अब कल जो देखेंगे अपन वो रहेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, एंड देन चैप्टर इज, बहुत छोटा चैप्टर है और कंफर्म क्वेश्चंस है। आप देखो ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड बोल दिया, 2 पार्ट्स हो गए, मतलब दोनों पार्ट्स में से एक एक क्वेश्चन तो आना ही है, तय है। न्यूमेरिकल से बट इजी है। मतलब कैसे आएगा?